डॉक्टर कृतिका चौबे। विश्व फोटोग्राफी दिवस के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फोटोग्राफी का क्षेत्र एक अद्भुत क्षेत्र माना गया है क्योंकि यहाँ एक तस्वीर एक ही समय पे कई सारे अनुभव और विचारों को प्रकट करती है। जी हाँ दर्शकों, आज का विषय है फोटोग्राफी के ऊपर। इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए हमने हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है दो स्पेशल गेस्ट को। हमारे साथ है संजय शुक्ला जी जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। हमारे साथ है उत्तम गुर्जर जी जो कि एक ट्रैवल फोटोग्राफर हैं। सर, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं कि विश्व फोटोग्राफी दिवस क्यों मनाया जाता है। एक्चुअली में इसकी शुरुआत हुई 1839 में। जी। दो फ्रांसीसी थे जिन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया कि फोटोग्राफी के प्रोसेस को डेवलप किया जी, जिससे फोटोग्राफी की शुरुआत हुई। ओके। उन्होंने उसको पेटेंट भी कराया। तो इसलिए जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उस दिन से हम उसको एक तरह से शुरुआत कहते हैं कि शुरुआत उस दिन से हुई है फोटोग्राफी की। जी, इसलिए हम उस दिन से फोटोग्राफी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाते हैं। अच्छा सर, फोटोग्राफी जो है वो आपकी नजरों में क्या है। फोटोग्राफी मेरी नज़रों में एक किसी खूबसूरत एक पल को, एक मोमेंट को कैप्चर करने का एक जरिया है। जी। हम हमेशा के लिए इस मोमेंट को फ्रीज करके रख लेते हैं और जब भी हम उस एक पल को हम फिर से एक बार रिकॉल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक हमको बड़ी सुखद अनुभूति होती है उसको देखने के बाद। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम देखें बतौर आर्टिस्ट, तो एक ये एक क्रिएटिव आर्ट फॉर्म भी है। अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का भी एक जरिया है। इसके अलावा इसकी हम साइंटिफिक वैल्यूज देखें तो बहुत सारी साइंटिफिक वैल्यूज, मैं जैसे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, तो डॉक्यूमेंट करना डिफरेंट एनिमल बिहेवियर्स को, डिफरेंट स्पीशीज को हमने खोजा भी है थ्रू फोटो डॉक्यूमेंटेशन, और बहुत सारे प्रोसेसेस मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है। तो जहाँ एक तरह ये खूबसूरत एक पल को एक तरह से हम संजो कर रखते हैं, वहीं एक क्रिएटिव आर्ट एक्सप्रेशन का जरिया है, डॉक्यूमेंटेशन भी हम इसको। और इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी पहलू हैं। हिस्टोरिकल अगर हम आर्ट कल्चर की बात करते हैं या फोटो जर्नलिज्म की बात करते हैं, तो विभिन्न विधाओं के विभिन्न उसके हमारे लाइफ में एक काफ़ी उसका एक महत्वपूर्ण, अगर हम देखें तो काफ़ी भूमिका है। बिल्कुल। आपने सर किन किन बिंदुओं पर विशेष काम किया है, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ही डिफरेंट डाइवर्सिफाई फील्ड से हैं। मुझे भी हर तरह की फोटोग्राफी करने का शौक है, बट किंतु मेरी विशेष रुचि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में है जी। और मैंने इसीलिए विशेष करके जो हमारे खुद के अपने देश के, प्रदेश के जितने भी अच्छे वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन है वहाँ मैंने ट्रैवल किया है और वहाँ वाइल्ड लाइफ कैप्चर किया। इसके अलावा भी जो भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है वहाँ भी कोशिश करता हूँ ट्रैवल करके कि वहाँ पे भी जाके और डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो और उनके बिहेवियर, उनके हैबिटेट को मैं कैप्चर करूँ। सर, उत्तम सर, आपने किन किन बिंदुओं पर विशेष काम किया है। मैं बेसिकली ट्रैवलर हूँ, तो मुझे घूमने का बहुत शौक है जी। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ का कुछ ना कुछ कैप्चर जरूर करता हूँ। तो वो धीरे धीरे फोटोग्राफी बढ़ती चली गई, तो इसलिए मैं ट्रैवल फोटोग्राफी में मतलब मैंने विशेष काम किया। सबसे ज़्यादा जो काम है मेरा वो ट्रैवल फोटोग्राफी में। जी सर, आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को ही क्यों चुना। शुरू से अगर देखूं तो प्रकृति से काफ़ी लगाव रहा है, नेचर के काफ़ी क्लोज रहा और दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरा जब चयन भारतीय वन सेवा में हुआ, फॉरेस्ट सर्विस में हूँ, तो नेचर के काफ़ी क्लोज काम करने का भी मौका मिला और कुछ ऐसा सौभाग्य भी रहा कि मैं पेंच टाइगर रिजर्व के काफ़ी पास भी काम करने का मौका मिला। कुछ समय प्रभार में भी रहा, फिर कान्हा में भी मैं फील्ड डायरेक्टर रहा। तो ये जो ऐसे मौके थे और ये जो अनुभव था और उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज फोटोग्राफी की काम के साथ मिली। इसके अलावा खुद की जो रुचि थी उसके कारण मैं जो भी डेस्टिनेशन है मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको कवर करता हूं और वहां जाने का प्रयास करता हूं और जो नई स्पीशीज हैं उनको मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका मैं डॉक्यूमेंटेशन करूं। सर, आपने ट्रैवल फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे की या क्यों इसे चुना। एक्चुअली में क्या, मेरे फादर जो फोटोग्राफर थे वो, तो शुरू से मैं कैमरा हमारे घर में रहा और हमारी पूरी फैमिली जो है वो एक तरह की घुमक्कड़ फैमिली कह लीजिए उसको कि हम लोग घूमते ही रहते हैं कोई ना कोई घर में से। तो बस हम जहाँ भी घूमने जाते थे वहाँ अपना फोटोग्राफ शूट करते थे। तो पहले तो हम शौकिया करते चले गए, बाद में क्या हुआ कि वो धीरे धीरे वो कमर्शियली यूज़ होने लगा तो उसकी वजह से हम लोग फिर उसको कमर्शियली देने लगे फोटोग्राफ, मतलब मैगजीन के लिए और इन सब मीडिया के लिए। सर, आप कुछ स्पेशलिटी कहीं जाते हैं, कहीं कोई क्षेत्र आप चुनते हैं तो क्या उसके कल्चर या कुछ उसकी जो ट्रेडिशन है उस पर विशेष रूप से फोटोग्राफी करते हैं। हाँ, हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं पहले उसका एक ध्यान रखते हैं, उसका एक पूरा एक थोड़ा सा होमवर्क कह लीजिए कि जो उसको करके जाते हैं कि जैसे हम किसी मेले का फोटोग्राफी करने जा रहे हैं तो किस तरह के ड्रेसेस पहन के लोग आएंगे, उनके
उसके क्लोजअप लेना या वाइड शॉट लेना हमें, या फिर हम किसी नेचर फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं, सपोज लैंडस्केप के लिए हिमालय में, तो किस टाइम पे हमें जाना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें कि सही सीजन हो, तब वो फोटोग्राफ का आपको लेने का मजा आएगा। अदरवाइज वो ड्राई सीजन होगा तो वो क्वालिटी नहीं आएगी इस फोटोग्राफी में। सर, फोटोग्राफी में सब्जेक्ट और स्टोरी टेलिंग का क्या महत्व है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम देखें कि अगर कोई इमेज आपने लिया है, कोई पिक्चर आपने कैप्चर किया है, और अगर कोई उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है तो बड़ी अधूरी सी लगती है। बिल्कुल। क्योंकि केवल कोई एक इमेज अगर किसी का आपने पोर्ट्रेट कैप्चर किया है तो वो अपने में कोई स्टोरी नहीं कहती। अगर वो कोई इमेज जो आपने कैप्चर किया है और वो मोमेंट एक किसी पूरे ऐसे इवेंट को बताता है और जो उससे रिफ्लेक्ट हो, तो वो अपने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि केवल अगर हमने फेस कैप्चर किया और उसमें इमोशंस नहीं हैं और वो इमोशन किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो फोटो अपने आप में अधूरी रहती है। तो इसलिए हमेशा जब भी हम कोई इमेज कैप्चर करें, हमें ये देखना चाहिए कि आई कॉन्टैक्ट्स हैं, इमोशंस हैं उसमें, और उसके पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी हो, तब वो एक अपने आप में कंप्लीट इमेज होती है। रैंडम फोटोग्राफी ना क्लिक करते हुए बिल्कुल सही कहा आपने। फोटोग्राफी जिसमें सब्जेक्ट और स्टोरी टेलिंग हो, तो उसका महत्व रैंडम में भी अगर कई बार हम ऐसे क्लिक, जैसे हम कैंडिड फोटोग्राफी की भी बात करते हैं कि अगर किसी को ये पता ना हो आप फोटो कैप्चर कर रहे हैं और एक्सप्रेशंस जो नेचुरल कैप्चर होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल वे में एक्सप्रेशन को कैप्चर करना, और अगर हम जैसे नेचर की फोटोग्राफी की या वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, उसके पीछे क्या स्टोरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आजकल फोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो गए हैं, और जिसके थ्रू फोटो एडिटिंग और फोटोशॉप बहुत आसानी से की जाती है, मगर इसका दुष्परिणाम भी ये है कि फोटो की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मेरा ये कहना है कि पहले जो फोटोग्राफी होती थी, जब ये सारे सॉफ्टवेयर वगैरह, डिजिटल एडिटिंग वगैरह नहीं थी, तब क्या होता है, टोटल क्रिएटिविटी थी। मतलब आपको जो भी खींचना है वो उसी समय आपकी कला को आपको उसमें डालना है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, उसके जो डिजिटल एडिटिंग वगैरह ये सब शुरू हो गई है, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये होगी कि हम पहले से ही सोच लेते हैं, फोटो लेने टाइम ही ये सोच लेते हैं कि हम अब हमको फोटोशॉप में इसको ऐसा करना है। तो धीरे धीरे वो कला जो है हमारी वो कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। तो वो एक उसका मतलब ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से। शायद जो आर्टिस्ट हैं उनका इनोवेशन भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, क्योंकि इन एप्स के माध्यम से या सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम पहले ही सोच लेते हैं कि यहाँ पे ये लाइट का इफेक्ट दे। पहले हम क्या करते थे कि फोटोग्राफी के लिए किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम देते थे उसको कि सुबह और शाम को फोटोग्राफी करनी, जो उसका गोल्डन पीरियड है। आज की डेट में हमको पता होता है कि हम दिन में भी फोटोग्राफी करेंगे तो उसको कुछ ना कुछ फोटोग्राफी और फोटोशॉप में कर ही लेंगे। तो इसलिए वो एक ही डे में सारा शूट करके और वापस आ गए। तो वो इस तरह के कई नुकसान भी उसके, इसके नुकसान भी, कई फायदे भी हैं सर, कि जो बिगिनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एप्स के थ्रू इनोवेशंस कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो इसको मैं दूसरे तरह से देखता हूँ। अगर हम इथिक्स की बात करते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो फोटो कंपटीशन होते हैं उसमें इस तरह की फोटोग्राफ्स को अलाउ नहीं करते। वहाँ आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो इनहेरेंट क्रिएटिविटी है, वो वहाँ रिकॉग्नाइज की जाती है। तो जो ओरिजिनलिटी है जो इमेज की, हमको उसको बरकरार रखते हुए कैसे हमने क्रिएटिव फॉर्म में उसको इमेज को कैप्चर किया है। हमेशा इमेज को विजुअलाइज करना पहले से, और उसको क्रिएट करना। क्लिक करने और क्रिएट करने का डिफरेंस यही होता है कि ये क्रिएटिविटी की हम बात कर रहे हैं आर्ट फॉर्म में। तो हमें इमेज को क्रिएट करना है जो विजुअलाइज किया हुआ है। फोटोशॉप करके अगर आप कोई कॉमर्शियल आप एंगल से अगर आप देख रहे हैं, अगर कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आपने लिया हुआ है और किसी कॉमर्शियल प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, वहाँ इथिकली इट में बी करेक्ट, क्योंकि वहाँ आप सही कर रहे हैं। क्योंकि जो डिमांड है और जो जिसने आपसे कॉमर्शियल ये आपको प्रोजेक्ट दिया है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे अगर वो कुछ इस तरह की एडिटिंग चाहता है, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि वहाँ गलत नहीं है। लेकिन अगर एक आर्ट फॉर्म के रूप में आपने लिया है, तो इमेज की जो ओरिजिनलिटी है वो हमको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सर, फोटोग्राफी का क्या भविष्य है? क्योंकि आजकल फोटोग्राफी सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो मतलब फोटोग्राफी ही एक रिफ्लेक्ट कर रहा है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को। पहले तो एक माउथ टू माउथ हम किसी के बारे में जानते थे, मगर आज सबसे पहले हम सोशल मीडिया पे उसकी फोटो देखते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो फोटोग्राफी का क्या भविष्य है सर? फोटोग्राफी को अगर हम देखें तो अब ये सभी के रीच में आ गया है। ये अगर हम फोटोग्राफी के डिफरेंट अगर गैजेट्स की बात करते हैं, तो जो सबसे इजी और जो अफोर्डेबल है वो है हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में भी अगर हम देखें तो उसमें जो आजकल
जो इमेजेस हम कैप्चर करते हैं वो भी हाई रेजोल्यूशन में रहती हैं, जी बट मोस्टली वो वाइड एंगल में रहती हैं। लेकिन अगर हम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी की बात करें तब फिर वहाँ पे आपको एक अच्छे हाई एंड कैमरे की जरूरत पड़ती है। एज अ बिगिनर आप स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, और किस तरह की फोटोग्राफी आप कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप वाइल्ड लाइफ में कर रहे हैं और अगर आपको क्लोजअप चाहिए तो मोबाइल वहाँ पे हमारे काम नहीं आते हैं, स्मार्टफोन। जी आजकल अगर हम देखें तो जो ट्रेंड है फोटोग्राफी का, तो काफी ज्यादा उसको हमने कैप्चर किया और तुरंत सोशल मीडिया पे शेयर किया। तो हमें ये भी देखने की जरूरत है कि हम क्वालिटी एक कंटेंट हम दूसरे जो अच्छे जो फोटोग्राफर्स हैं उनको हम फॉलो करते हुए और अच्छे वर्क को हम शेयर करें, और कोशिश हम करें कि एक हमारी ओरिजिनलिटी हो और एक हमारी खुद की क्रिएटिविटी हो। तो काफी लोग, और इसीलिए आजकल आप देखेंगे कि स्मार्टफोन और मोबाइल के क्लिक किए हुए इमेजेस के लिए भी फोटो कॉम्पिटिशन्स होने लगे हैं, क्योंकि वहां पे भी आप काफी क्रिएटिविटी आपकी रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर किसी का प्रोफाइल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके खुद के में कितनी क्रिएटिविटी है और क्या टैलेंट है और एक क्या विजन है उसका फोटो को लेने के लिए। जी हाँ सर, जैसे आपने कहा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे ही नहीं पर फोटोग्राफी के बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे लेंसेज हैं, कैमराज हैं, डीएसएलआर कैमराज हैं, लाइट्स हैं, ये सारी काफी एक्सपेंसिव आती हैं। तो जो बिगिनर्स हैं, जो युवा जो स्टार्ट करना चाहते हैं, कई बार नहीं हो सकता कि वो अफोर्ड कर पाए एक ही बार में सारी संसाधनों को, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में तो ये बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, एसेंशियल है ये सब। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करते हैं तो जो बड़े बड़े लेंसेज होते हैं, बाजूकाज होते हैं, लगता है कि बिना उसके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं हो सकती। मैं कुछ का एग्जांपल, जैसे मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे एक सुमन राजू हैं, वो वाइल्ड लाइफ को उसके हैबिटेट में कैप्चर करते हैं और हमेशा वाइड एंगल लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े लेंसेज ही आपको पोर्ट्रेट केवल कैप्चर करना हो, आप हैबिटेट भी कैप्चर कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की स्टोरीज कैप्चर कर सकते हैं। तो बड़े लेंसेज होना जरूरी नहीं। इसके अलावा आप इनोवेट कर सकते हैं, आप डिफरेंट जो आप स्लो शटर में आप एनिमल्स के मूवमेंट को कैप्चर करते हुए, इसके अलावा आजकल स्प्लिट लेवल फोटोग्राफी हो रही है जिसमें आधा पानी के नीचे आधा लैंड के ऊपर का दो डिफरेंट वर्ड एक सिंगल इमेज में दिखा रहे हैं। इसके लिए हमें किसी बड़े कैमरे की जरूरत नहीं है, खुद हम चीजों को इनोवेट करके इसमें हम कर सकते हैं। तो जरूरत ये है कि खुद के क्रिएटिविटी की, ना कि उतना इम्पोर्टेंट हमारा गैजेट होता है। ठीक है, एक सर्टेन लेवल अचीव करने के बाद आपको और बेहतर करने के लिए फिर लगता है कि वहाँ इक्विपमेंट का भी एक रोल है, लेकिन शुरू करने के लिए आपके में खुद के में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मैं हमारे युवाओं को ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहूंगी कि बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे एक्सपर्ट ने कि यदि आप फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हाईटेक कैमराज हो या लेंसेज हो, एक आप छोटे कैमरा से या मोबाइल फोन के कैमरा से भी अपना टैलेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सर, फोटोग्राफी के कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे आजकल बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है और जिसपे सबसे ज्यादा स्कोप है और इनोवेशंस के बहुत ज्यादा चांसेस हैं? फोटोग्राफी के कई सारी फील्ड है, जैसे फैशन फोटोग्राफी हो गई, सबसे पहले तो वेडिंग कह लें हम जी, वेडिंग का सबसे ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा पॉपुलर। जी जी, बहुत ज्यादा। और वेडिंग के बाद फिर हम फैशन फोटोग्राफी हो गई, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी हो गई, स्टिल फोटोग्राफी हो गई, नेचर फोटोग्राफी हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, जैसे ट्रैवल फोटोग्राफी हो गई। सब बहुत सारी फील्ड है जिनमें आप अपना एक टैलेंट दिखा सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि आपको मतलब आपकी रुचि किस में ज्यादा है, किस सब्जेक्ट में, तो उसमें आप अपना आगे काम कर सकते हैं। थोड़ा सा एजुकेशन ले सकते हैं उसका कहीं से, आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं उसके, प्राइवेट भी हैं, तो उनको लेके और आप आगे बढ़ सकते हैं उसमें। सर, कोई स्कोप है किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपके अनुसार, या फिर कि इस फील्ड में इनोवेशंस और किसी एक फील्ड को हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हर फील्ड में अपना एक स्कोप है जी, लेकिन आपको सही स्थान पर रहना और सही स्थान पर आपकी चीज, आपके फोटोग्राफ को पहुंचाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक छोटे शहर में रह रहे हैं, अब आपको फैशन फोटोग्राफी करनी है, फैशन के लिए आपको किसी बड़े शहर में जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ उतना काम नहीं है उसका। ये कहो सर, ट्रैवल फोटोग्राफी में कितना स्कोप है, या किस तरह युवा उसको अपना रोजगार बना सकते हैं? देखिए, आजकल ट्रैवल फोटोग्राफी बहुत बड़ा एक जुनून हो गया है, क्योंकि आपने जितना भी सोशल नेटवर्क पे देखा होगा कि हर फोटो ट्रैवलर एक घूम रहा है और अपने फोटोग्राफ खींच रहा है, लेकिन वो कमर्शियली कितना यूज कर पा रहा है ये तो उसका डिपेंड उस पर करता है। लेकिन वो चाहे तो कर सकता है इसको, क्योंकि बहुत सारे मीडिया है, प्रिंट मैगजीन है, इस तरह को उनको अपना दे सकता है वो, तो उसमें अपना कैरियर बना सकता है वो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर, फोटोग्राफी की जो ट्रेनिंग होती है बिगिनर्स के लिए, क्या आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? कि सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, जो बिगिनर्स हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं,
वो अपने आसपास के सबसे पहले वो शहर में देखें कि उनके यहाँ कौन से अच्छे फोटोग्राफर्स हैं जी। और मुझे लगता है कि अब सभी शहरों में आजकल फोटोग्राफी क्लब्स हैं हम्म। और शुरू करने के लिए फोटो वॉक पे ज्वाइन करना जो सीनियर्स हैं जो एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स हैं वो सबसे जरूरी है। जब आप फोटो वॉक पे जाते हैं तो आप वो चीज़ें फिर उसके बाद जो डिफरेंट बेसिक्स होते हैं जो फोटोग्राफी के जी। वो आप साथ में सीखते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे फोटोग्राफी के इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आपको उसी में करियर एज प्रोफेशन आपको उसमें जाना है जी। तो फोटोग्राफी के इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे ये जरूरी है कि खुद का उसमें एक इंटरेस्ट और एक पैशन होना चाहिए जी। और आप लोकल लेवल पे भी जो अच्छे फोटोग्राफर्स हैं आप उनको एकम्पनी करें, उनके साथ जाएं, हैंड्स ऑन आप करें, फील्ड में आप खुद इमेजेस क्लिक करें। जितना ज़्यादा आप क्लिक करेंगे वो एक्सपीरियंस आपको मिलता है। अच्छे फोटोग्राफर्स के वर्क देखें, उनको फॉलो करें। जैसे आपने अच्छे फोटोग्राफर्स का, तो उत्तम सर मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कई बार होता है कि बिगिनर्स जो होते हैं, जी। आजकल तो खैर हर कोई अपने आप में फोटोग्राफर है बिकॉज सबके जी। पास एंड्रॉयड डिजिटल फोन है, जी जी तो सबके पास ये अपना अच्छा बेहतर कैमरा है। जी। मगर कई बार ऐसा होता है कि टैलेंट होता है लोगों के पास पर वो उसे दिखा नहीं पाते या प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाते, दे डोंट हैव आइडिया, उनके पास आइडिया की बहुत इसका कमी सबसे रहती है। बेहतर तरीका आज की डेट में तो सोशल मीडिया है। जी। मेरा ऐसा सोचना है कि सबसे पहले अपने एक मतलब आप फोटोग्राफी जहाँ भी कर रहे हैं उसके लिए अपने एक इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अपना फेसबुक हो गया, इन सब पे बढ़िया एक पेज अपना बनाएं और उस पर अपने सारा जो पोर्टफोलियो अपना मतलब जो बेस्ट फोटोग्राफ है उनको डालें और अपना पोर्टफोलियो बहुत बेहतर तरीके का बिल्ड करें। क्योंकि जब आप किसी के सामने कोई काम मांगने जाते हैं या कोई काम आपको देता है तो सबसे पहले आपको क्या है कि आपका पोर्टफोलियो देखता है और पोर्टफोलियो से ही वो अंदाजा लगा पाता है कि आपका लेवल क्या है फोटोग्राफी का, जी। तभी आपको वो काम दे पाएगा। तो मेरा सोचना है कि सबसे पहले आपको उस पर अपना एक वो करना चाहिए और बड़े जो फोटोग्राफर्स हैं या मैगजीन है या प्रिंट मीडिया उनको थोड़ा आप टैग भी करते रहे ताकि वो क्या आपकी फोटोग्राफी को वहां तक पहुंचाना भी जरूरी है। जी। जरूरी नहीं कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है लेकिन वो नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आप बीच बीच में उनको टैग करते रहेंगे तो क्या होगा कि वो आपकी फोटोग्राफ देखते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है अच्छा। कि मैं उनको टैग करता रहा, धीरे धीरे नेशनल मैगजीन को वो उन्होंने धीरे धीरे मुझे पहचान लिया। अब वो मुझे जब भी किसी तरह की कोई जरूरत होती है तो मुझे मेल करते हैं या मेरी साइट से इस तरह से फोटोग्राफ मेरे से ले लेते हैं। फोटोग्राफ की जो ओरिजिनलिटी होती है उसकी क्या महत्वता है? फोटोग्राफ ओरिजिनलिटी जैसे आपने बताया कि क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिव है, आर्ट है, जी। तो हमेशा एक रिफ्लेक्शन है पर्सनालिटी का और उसका जो एक टैलेंट है, जो इनहेरेंट टैलेंट है उसका एक्सप्रेशन है। तो जो ओरिजिनलिटी है इमेज की वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर कैसे विजुअली आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, विजुअली आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, विजुअली आप क्या देखना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। वो जो रिफ्लेक्शन है आपके अंदर जो टैलेंट है और उस चीज़ का रिफ्लेक्शन है वो। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मतलब फोटोग्राफी वो मतलब आप जो कैप्चर कर रहे हैं वो एक्चुअली में फोटो के थ्रू ही वो आप बाहर निकल के आता है। बिल्कुल। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही वो तो। फोटोग्राफी की जी। ओरिजिनलिटी बहुत जी, ज्यादा बहुत जरूरी है जरूरी, बहुत क्योंकि जरूरी। आजकल एप्स के द्वारा लोग फोटो एडिटिंग पर इतना आत्मनिर्भर हो गए कि बस ये क्लिक करना है फोटोग्राफ और एडिट करना है और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है सर, कॉम्पिटिशन्स में लोग पार्ट लेते हैं और वहाँ साफ रूल पे लिखा होता है कि फोटो एडिटिंग अलाउड। जैसे सर ने बताया कि कंपटीशन में आजकल जितने हो रहे हैं उनमें जनरली वो एडिटिंग मतलब कि चाहते भी हैं तो बहुत कम में लिमिटेड चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी आप फोटोग्राफ को ही चेंज करते हैं, पूरा जी। मैनिपुलेट करते हैं उसको। थोड़ी बहुत एडिटिंग चल सकती है हाँ, लेकिन यदि कोई प्रोजेक्ट है कि जिसमें आपको कमर्शियली यूज करना है, जैसे मैं कुछ अमेरिका की कुछ कंपनियां स्टॉक एजेंसी जिनको कहते हैं हम, जो फोटोग्राफ वर्ल्ड वाइड में सेल करती है, उनके लिए हम कुछ काम करते हैं। तो उनको नेचुरली कमर्शियल फोटोग्राफ चाहिए होता है तो हम उसमें काफ़ी एडिटिंग करते हैं क्योंकि वो डिमांड है, वहाँ की मार्केट की डिमांड है, तभी आपका फोटोग्राफ सेल होगा। एक नॉर्मल फोटो होगा तो आपका फोटोग्राफ हजारों फोटो में से कोई खरीदेगा नहीं ना, उसको देखेगा कोई। तो इसलिए वहाँ जरूरी है, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, वो तो जरूरी है। सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करें तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि परफेक्ट शॉट नहीं मिलता। यूजुअली दूसरी फोटोग्राफी में आप प्रॉप्स और ह्यूमंस को यूज करते हैं, आप मॉडल्स रहते हैं तो आप उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पर वाइल्ड लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो एक तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और फिर एनिमल बिहेवियर को जानना भी बहुत ज़रूरी है टू गेट द शॉट। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर किस स्पीशीज को हमें कैप्चर करना है जी। तो उस स्पीशीज के बारे में हमें पहले रिसर्च करना थोड़ा जरूरी है। जी। जैसे उत्तम जी ने भी बताया कि ट्रैवल के लिए भी जब हम जाते हैं और नेचर भी हमें कैप्चर करना है तो हमें बेस्ट सीजन पता होना चाहिए। इसी तरह एनिमल्स के लिए भी है, तो हमें यह देखना जरूरी है बेस्ट सीजन कौन सा है, उसमें हम ट्रैवल करेंगे उस डेस्टिनेशन पे उस एनिमल के लिए। फिर हमें उस एनिमल
कि बिहेवियर के बारे में कुछ चीज़ें तो हम लिटरेचर अवेलेबल होता है वहाँ पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें नेचर में, विल्डरनेस में, तो आप खुद के एक्सपीरियंस से उसके बिहेवियर के बारे में जानते हैं जी। साथ में एक अच्छे नेचुरलिस्ट को अगर आप ले जाते हैं, कंपनी करते हैं, तो उनसे सीखने का मौका मिलता है। जब आप नेचर में जाते हैं और वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करते हैं तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, खुद जी। की सेफ्टी और एनिमल की सेफ्टी। जी सर। तो हमें उसका जब बिहेवियर पता होगा तभी हम अपने को भी सेफ रख पाएंगे। जी। और ऐसा ना हो कि कभी अगर हमारे ऊपर इंसिडेंटली अगर कभी एनिमल से ऐसे चार्ज होता है, उसमें एनिमल हार्म ना हो, तो हमें इन दो चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और इसीलिए एनिमल का बिहेवियर हमें पता होना कि वो किस क्लोजनेस तक हमको रिस्पेक्ट करेगा, अलाउ करेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या वो किल पे है अगर एनिमल, या अपने बच्चे के साथ है, कब के साथ है, तो उस समय डेंजरस हो सकता है। और एनिमल बिहेवियर कभी भी एग्रेसिव एबनॉर्मल बिहेवियर एनिमल्स रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जान रहे कि उसका मेंटल स्टेट क्या है, किस सिचुएशन में है वो। तो उतना सेफ हमको रहना जरूरी होता है एनिमल से। उत्तम सर, कौन कौन से फील्ड्स हैं जहाँ एक्सप्लोर किया जा सकता है? आजकल बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी फील्ड है जिसमें ट्रैवल फोटोग्राफ में, तो ट्रैवल फोटोग्राफर जी। में ट्रैवल फोटोग्राफी हो गई, और सबसे ज़्यादा वेडिंग फोटोग्राफी आज की डेट में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम भी उसी क्षेत्र में है। फूड फोटोग्राफी। फूड फोटोग्राफी हो गई, और इसके अलावा नेचर फोटोग्राफी हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गया, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी हो गई, इंटीरियर के लिए कुछ काम करते हैं कि जितने आर्किटेक्ट्स हैं उनको क्या होता है, अपना नया प्रोजेक्ट जब लाते हैं तो उसके फोटोग्राफ चाहिए होते हैं उनको, तो वो सारी चीज़ें कैप्चर करने के लिए आपको ज़रूरत होती है। तो वो इतनी बहुत सारी फील्ड है जिनमें आप काम कर सकते हैं। तो डिपेंड यही है कि आपको सर किस जैसे तरह शौक है। हेरिटेज फोटोग्राफी आप करते जी। हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के लेंसेज की जरूरत होती है, जी। तो आप कौन सा उस बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं जो जैसे स्टार्ट जब करना हम चाहते हैं। हेरिटेज की फोटोग्राफी करने जाते हैं किसी मोनूमेंट की, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पूरा कंप्लीट मोनूमेंट उसमें मैक्सिमम हम कवर कर सकें। जी। तो सामान्य तौर पर हम वाइड एंगल की ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें, इसमें मतलब जिसमें हमारे पास जगह स्पेस नहीं, क्योंकि वाइड खींचने के लिए आपको एक जगह चाहिए, जी। तो जगह यदि हमारे पास नहीं है तो फिर हम उसको कैसे ले पाएंगे, तो उसी के लिए हम वाइड एंगल कैमरा और लेंस की यूज़ करते हैं। तो उससे ताकि वो क्या है, पूरा मोनूमेंट जो है वो पूरा का पूरा उसमें आ जाता है। बाकी फिर जो डिटेलिंग है वो एक बात अलग होगी, उसमें तो हम नॉर्मल जूम जो लेंस होते हैं उनको यूज़ करते हैं। और कहीं हम जैसे मान लीजिए कि मैं किसी हिमालय पर ट्रैवल कर रहा हूँ, अब कोई हिमालय की चोटी को मुझे कैप्चर करना है, वहाँ फिर मुझे टेली लेंस की ज़रूरत पड़ती है। सर संजय जी, तस्वीरें बोलती हैं, जी। इस बारे में आपका क्या कहना है, और इमोशंस फोटोग्राफी लेते वक्त कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो हमेशा इवन एनिमल्स भी जब मैं कैप्चर करता हूँ तो मुझे लगता है कि फ़ोटो ऐसी एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, लगे कि वो कम्युनिकेट कर रही है आपसे। इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आई कांटेक्ट सब्जेक्ट के साथ हो। एज अ फोटोग्राफर भी और एज अ व्यूअर भी, अगर मैंने कोई फ़ोटो क्लिक किया हुआ है तो वो आईज से कम्युनिकेट होना चाहिए जो व्यू कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तब आप उसके इमोशंस और एक्सप्रेशंस, और वो लगता है कि तस्वीरें हमसे बात कर रही हैं, हमसे बोल रही हैं। जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमेशा कोशिश हम ये करते हैं कि आई लेवल पे हम सब्जेक्ट को कैप्चर करें। जी। इसके अलावा आई कांटेक्ट हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने की, और इमोशंस सर्टेनली। उत्तम जी, मैं संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगी कि जी। आप हमारे व्यूअर्स को क्या खास टिप्स देना चाहेंगे विश्व फोटोग्राफी दिवस के? मैं तो ये देना चाहूँगा फोटोग्राफर्स को, नए जो बिगिनर्स हैं उनके जी। लिए, कि भाई सबसे पहले तो आप फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं अपनी, तो जैसे किसी बड़े फोटोग्राफर से आपको चांस मिलता है, जनरली कुछ लोग पहले से सोचते हैं कि उनको कुछ एक उनका चार्ज मिल जाए, उसको फीस मिल जाए उसकी, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। आप पहले फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कुछ काम कीजिए, कुछ अच्छे फोटोग्राफर के साथ आप जाएँ, उनके टूर पे शूट करें, तो उससे क्या एक्सपीरियंस आपका बिल्ड होगा, और एक्सपीरियंस के बाद आप धीरे धीरे फिर क्या है अपना काम स्टार्ट करते हैं, और एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाएं अपना सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका सोशल मीडिया है आज की डेट में लोगों तक अपनी चीज़ को पहुंचाने के लिए। मैंने बहुत सारे पुराने ऐसे फोटोग्राफर देखे हैं जो क्या होता था कि वो अपना फोटोग्राफ लेके, उनको एक बड़ा सिक्योर नहीं होते थे, वो फोटोग्राफ हमारे पास ही रखते थे, किसी को दूसरे को देने में बड़ा उनको संकोच होता था उनको। तो लेकिन मेरा सोचना है कि सही तरीका नहीं, क्योंकि आपकी कितनी भी अच्छी कला है, आप अपने घर में भी इसको रख के रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो जब तक आप दुनिया को नहीं दिखाएंगे तब तक वो आप उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते। सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे बिगिनर्स को? जैसा उत्तम जी ने बोला कि जो खुद का हमारा टैलेंट है, और ये जरूरी है कि उसको तराशने की भी जरूरत होती है। तो सोशल मीडिया पे आप जरूर अपना शेयर करें, बट सोशल मीडिया पे मैंने ये भी देखा है कि कई बार म्यूचुअल एडमिरेशन होता है। जी जी। सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं, और बिल्कुल। डिजिटल आपको रिव्यूज करने वाले कम लोग तो होते हैं। इम्प्रूवमेंट के कम चांसेस होते हैं। जी। इम्प्रूवमेंट के भी चांसेस कई बार, और हम एक
खुद के एक फॉल्स ऐसे एडमिरेशन को पा के हम बहुत खुश होते हैं, लगता है बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। इसमें जरूरी है कि एक अच्छे गुरु का साथ होना, एक अच्छे मेंटर की जरूरत होती है जो आपको क्रिटिकली बता सके कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और इम्प्रूवमेंट आपके में कोई भी अगर हम देखें तो लर्निंग का प्रोसेस अंत तक चलता रहता है, तो बेहतर ये होगा कि आप एक अच्छे क्रिटिकल रिव्यूज एक मेंटर से लें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। और कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और ये फोटोशॉप या जो टूल्स हैं प्रोसेसिंग के, ये इन्हेंस करने के लिए ठीक हैं, लेकिन इमेज को पूरी तरह बदल के आप ये चाहें तो वो चीज़ कभी भी अच्छी नहीं है, अप्रिशिएट नहीं की जाती है। ऑनेस्टली हम करें, डेडिकेशन, पैशन होना चाहिए, और किसी भी फील्ड में हम देखें कोई शॉर्टकट नहीं है, और कमिटमेंट और पैशन के बिना किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। प्रोफेशनली अगर फोटोग्राफी में भी आपको काम करना है, बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी और बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत होगी। एक्चुअली एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक्सपीरियंस जो आपको बड़े फोटोग्राफर्स हैं उनको फॉलो करके उनको चीज़ देखने को, और आपको भी समझना पड़ेगा कि आप में क्या कमियां हैं जो जिनको आप धीरे धीरे अपडेट करते जा रहे हैं, तभी आपको वो क्वालिटी मिलेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बिगिनर्स युवा जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उन्हें आज की हमारी टिप्स से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आकर और चर्चा का भाग बन के। दर्शकों, मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।